हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का एनसीईआरटी चैप्टर 6 जो कि है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। इसका मतलब हुआ कि बुक किताबें, जो पुरानी किताबें हैं, जो इतिहास की किताबें हैं वो, और बरियल्स यानी कि जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है, उनके कंकालों से, उनके स्केलेटन से हमें क्या पता चलता है कि हमें हमारे पूर्वज कैसे थे, ठीक है, कैसे डेवलप हुए इतने, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है इंट्रो में, बेसिक्स में, कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि हड़प्पा सिटी जो था, इंडस वैली में हड़प्पा सिटी, बड़े ग्रेट हड़प्पन सिटी सिविलाइज कैसे हुए थे 3900 साल पहले, ठीक है, और कैसे ये गायब हुए। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि जो अराइवल्स थे, आर्यंस कहा जाता है, कि उनको आर्यंस कहा जाता है, मतलब हड़प्पा के बाद जो आए थे वो आर्यंस थे। आर्यंस एक ग्रुप था, ठीक है, जो कि अमेरिकी लोग थे, बाहर से आए थे। इनके आने से ही लगभग 3500 साल पहले आए थे। कितने? 500 ईयर्स अगो आए थे, और 3900 साल पहले वो लोग थे। कौन? हड़प्पा सिटीज़, जो कि इंडिया के थे। द आर्यंस कंपोज वेदा, जो आर्यंस आए थे वो वेद को कंपोज किए, जो होते हैं ना 4 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन्होंने ही कंपोज किया था। दिस थिंग्स वेदास कंटेन लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ दिस पीरियड। उस पीरियड में जब ये लोग आर्यंस आए थे, तो जब ये लोग वेद लिख रहे थे, तो उसमें अभी भी उस वेद को पढ़कर लोग इतने इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पाते हैं कि जो अभी भी लोग नहीं लिख पाते हैं। तो ये भी एक तरह से क्या थे, एक तरह से ये भी एक तरह से मतलब कह सकते हैं कि दूसरी दुनिया के थे, जो ये भी काफ़ी क्या थे, एडवांस थे। हमने चैप्टर 5 में यही पढ़ा कि कैसे हड़प्पा के लोग इतने ज़्यादा सिविलाइज्ड हुए, कैसे वहाँ के घर इतने वेल प्लान थे, वहाँ की सड़कें, वहाँ की तालाब, वहाँ हर एक चीज़ कितना था, वेल प्लान था यार। वेल प्लान मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। तो वैसे आर्यंस भी थे जो उनके बाद आए थे। आज हम इनके चैप्टर में पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। बट हु आर द आर्यंस, लेकिन आर्यंस थे कौन, कहाँ से आए थे ये आर्यंस, ठीक है। तो यही सारी हम चीज़ उसमें पढ़ेंगे। पहला टॉपिक आता है अराइवल्स ऑफ द आर्यंस, ठीक है। मोस्ट हिस्टोरियन बिलीव दैट द आर्यंस वर सेमी नोमैडिक पेस्टोरल बट कल्चरल रेस ऑफ पीपल। कुछ लोग मानते हैं कि जो आर्यंस थे वे क्या थे, सेमी नोमैडिक थे और पेस्टोरल थे, यानी कि वो लोग कम आधा घूमते भी थे, शिकार भी करते थे और रुक के खेती भी करते थे। लेकिन जो पहले के लोग थे, जो हड़प्पा के लोग थे, वो क्या थे, नोमैडिक लाइफ नहीं जीते थे, मतलब कि वो रुक के एक जगह खेती करते थे। लेकिन आर्यंस क्या थे, ये घूमते रहते थे। जैसे मान लो यहाँ पर 6 महीना रहे, यहाँ पर खेती किए, फिर 6 महीने बाद चले जाते थे। लेकिन हड़प्पा ऐसे लोग नहीं थे, वो एक ही जगह पे सालों साल 500 साल तक रहे। 500 साल तक शायद रहे थे। लेकिन ये आर्यंस थे ऐसे नहीं थे, साल बाद 2 साल रहते थे, अच्छे महीने रहते थे, जब उनको अच्छा लगता था कि ये जो ज़मीन है अब उतना उपजाऊ नहीं है, मतलब उतना फर्टाइल नहीं है, उतना हमको ग्रेन्स नहीं दे रही है, तो लोग छोड़ के चले जाते थे। इसलिए यहाँ पर लिखा सेमी नोमैडिक और पेस्टोरल बट कल्चरल रेस ऑफ लाइफ, यानी कि अपने संस्कृति को फॉलो करते थे, ठीक है। दे लिव्ड इन सेंट्रल एशिया, जो सेंट्रल एशिया हमारा, जैसे रूस, इंडिया का अपर पार्ट, ठीक है, कश्मीर, चाइना, इन जगहों पे ये लोग रहते थे। वन ग्रुप, इनको क्या कहा जाता है, एक ग्रुप को इंडो आर्यन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इंडो आर्यन। ब्रोक अवे फ्रॉम द मेन स्टॉक ऑफ इंडो यूरोपियंस इन सेंट्रल एशिया एंड मूव ईस्टवर्ड। मतलब इंडो आर्यंस इनको इसलिए कहा गया है कि यूरोप के थे, ठीक है। इंडो यूरोप भी कहा गया है क्योंकि जब इंडो यूरोप से जो चले थे सेंट्रल एशिया की तरफ, तो इंडिया की तरफ आए थे, जो कि कहाँ पे जाके बसे थे, जहाँ पे हड़प्पा थी, यानी कि इंडस वैली। ऐसा माना जाता है कि इनका जो पॉपुलेशन था, मतलब यूरोप में जब ये लोग रहते थे, इनका पॉपुलेशन काफ़ी क्या होता है, इंक्रीज़ हो गया था, यानी कि बढ़ गया था। जिसकी वजह से वहाँ के जो बड़े लोग थे, यहाँ के किंग थे, उन्होंने बोला कि आप अपनी ओरिजिनल ज़मीन को छोड़ के जाइए दूसरे ज़मीन पे, यानी कि दूसरे जगह पे जाइए नए घर के लिए या नए पैस्चर के लिए, यानी कि नए जगहों पे जाइए जहाँ पर आप लोग को अपनी आबादी को और बढ़ावा दे सकें। जैसे यूरोप में जब ये लोग रहते थे, एडवांस थे ही, तो अपने पॉपुलेशन को, अपने लोगों को काफ़ी ये बढ़ा लिए थे, मतलब काफ़ी लोग पॉपुलेटेड हो गए थे, भीड़ हो गया था। तो वहाँ के लोग, इन्होंने कहा कि आधे लोग जो है अपने ओरिजिनल जगह छोड़ के जाइए दूसरे जगह पे। तो ये लोग इंडिया में आए थे घूमते घामते, इसलिए इनको सेमी नोमैडिक कहा गया है। जब ये आए थे अपने छोड़ के, तो कुछ लोग का ये मानना है कि उनका पॉपुलेशन बढ़ गया था, ठीक है। ये सब मतलब प्रूफ नहीं है, लेकिन ये माना जाता है स्टडी के आधार पे। आर्कियोलॉजी जो थे वो बताते हैं कि ऐसे छोड़ के हो सकता है आए हो। कुछ जो है आर्यंस ऐसे कहते हैं कि उनका जो होमलैंड है वहाँ पर बीमारियाँ फैल गई थी, डिजीज यानी कि बीमारियाँ फैल गई थी और सूखा पड़ गया था, जिसके कारण वो लोग क्या किए थे, माइग्रेट हुए थे। माइग्रेट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो वो अपनी जगह को छोड़ के इंडिया की तरफ, यानी कि एशिया की तरफ आए थे। तो इंडिया में आके वो कहाँ बसे थे, जहाँ पर हड़प्पा सिटी बसी हुई थी, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन।
इसी वजह से हो सकता है कि वो जब आए हों तो इंडस वैली जब रही हो तो हो सकता है वहाँ पर वो लोग आके आक्रमण कर दिए हों, वॉर कर दिए हों। हो सकता है कि ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या हुआ, ख़त्म हो गई और ये लोग राज करने लगे। तो हो सकता है ऐसा हुआ हो, स्कॉलर्स मानते हैं। नेक्स्ट कहता है कि इनके जो टर्म्स थे, मतलब जो इनका संस्कृत भाषा था, ये आते ऐसा नहीं है कि यहाँ के भी कुछ लोग होंगे यहाँ से लोगों को कम्युनिकेट कैसे करते थे, वो लोग संस्कृत बोलते थे। ये संस्कृत भाषा नहीं जो आप लोग स्कूल में पढ़ते थे, उस समय की संस्कृत भाषा कुछ और थी। जैसे इन लोग का भाषा कुछ मिलता जुलता था यूरोप से और इंडिया से। जैसे यहाँ पर दिया है कि संस्कृत भाषा में मत्री को कहते थे, यहाँ पर इंडिया में लोग मत्री कहते थे, किसको, मदर को, यानी कि माँ को। और वहाँ के जो लोग आए थे वो क्या कहते थे, मदर्स इन इंग्लिश। जैसे देखा जाए तो सेम ही सीमित है ना, मत्री मदर, भ्रातृ इन संस्कृत में कहते थे इंडो आर्यन लोग, और यूरोप में क्या कहते थे लोग, ब्रदर। ठीक है, यहाँ पर भ्रातृ, यहाँ पर ब्रदर। वैसे ही ब्रूडर कहते थे। ठीक है, मतलब मत्री और मदर एक तरह का एक ही वर्ड लग रहा है ना, मत्री और मदर। वैसे ही क्या था, भ्रातृ यानी कि ब्रदर। तो इंडो आर्यन और यूरोपियंस के बीच में ये सारी भाषाएं क्या था, कॉमन लग रहा था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ द वैदिक पीरियड। कैसे वैदिक पीरियड का डिवीजन हुआ, ये दो भागों में बटा गया। ठीक है, पहला आता है अर्ली वैदिक पीरियड, यानी कि जो पहले सबसे आर्यन आए थे। जैसे उन लोग का माना जाता है ना, 3 रीजन दिया गया, या तो उनका पॉपुलेशन बड़ा होगा तब आए होंगे इंडिया की तरफ, या तो उनको शहर में क्या होगा, बीमारियाँ फैली होंगी, या तो सूखा पड़ गया होगा। तो मतलब एक ही बार सब लोग नहीं आए थे, धीरे धीरे आए थे। जो पहले आए थे उनको अर्ली वैदिक पीरियड कहा गया कि इस वैदिक पीरियड में आए थे, और जो बाद में आए थे उनको लेटर वैदिक पीरियड कहा गया। लेटर यानी कि होता है ये बाद में। चलिए देखते हैं, जब ये आर्यंस आए थे, यहाँ पे लिखा है डिवीजन ऑफ द आर्यंस इंटर इंडिया इन स्टेजेस, मतलब कि बारी बारी करके। स्टेजेस मतलब है कि बारी बारी करके आना। द अर्ली आर्यंस फर्स्ट सेटल अराउंड द रिवर्स इंडस वैली। जो पहले आर्यंस आए थे अर्ली वैदिक पीरियड में, उनको कहाँ पर सेटल हुआ, इंडस वैली में, जहाँ पर हड़प्पा सिटी हुई थी, बसी हुई थी। ठीक है, जो पहले के लोग आए थे, मतलब आर्यंस आए थे, वो कहाँ बसे थे, जहाँ सरस्वती नदी बहती थी। जैसे 3 नदी है ना, गंगा यमुना सरस्वती। तो उस समय में जब ये आए थे 3500 साल पहले, तो वहाँ पर सरस्वती नदी बहती थी। अब तो वो सूख चुकी है, लिखा है हैज़ नाउ ड्राइड अप। अब वो जो सूख चुकी है, लेकिन पहले वो सूखी नहीं थी। तो लोग जो आए थे आर्यंस, इंडो आर्यंस, तो वहीं पर बसे हुए थे जहाँ पर सरस्वती नदी थी। इस स्टेज को जहाँ पर ये लोग पहले आए थे वो कितने सालों तक रहे देखते हैं। लगभग 1500 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, जब जीसस क्राइस्ट का मतलब वो पैदा नहीं हुए थे पृथ्वी पे, उसके 1500 साल पहले आए थे, और 1000 साल तक उन्होंने राज किया। यानी कि अगर इसमें से माइनस करें, हम निकालेंगे कि 500 सालों तक उन्होंने क्या किया, वहाँ पे रहा। उसके बाद वो चले गए, कहीं और चले गए। फिर दूसरे आर्यंस आए, जिनको क्या कहा जाता है, लेटर वैदिक पीरियड। अभी वो भी देखेंगे हम। सिंस सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड कम्स फ्रॉम द ऋग्वेद। ये जो सोर्स आता है, जिससे कैसे पता चलेगा कि ये लोग कैसे, मतलब सच में इसने दिन रहे थे, सच में ये लोग आए थे कि नहीं आए थे। तो ये लोग आए थे कहाँ से पता चलता है, ऋग्वेद से। होता है ना, 4 वेद होता है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो उसमें से ऋग्वेद है जो कि सबसे पुराना किताब है, उसी में लिखा हुआ है कि जो सबसे पहले लोग आए थे यहाँ पे वो थे अर्ली इंडो आर्यंस, यानी कि 1500 BC से लेकर 1000 BC तक वो लोग रहे। यानी कि 500 साल तक उन्होंने क्या किया, राज किया। कहाँ पर, सरस्वती नदी के पास। जब वो लोग गए तो सरस्वती नदी को सुखा कर गए। सोचो कितना तबाही मचाए होंगे उस समय में कि सरस्वती नदी ही सूख गई, इतनी बड़ी नदी। नेक्स्ट आता है ग्रेजुअली द आर्यंस मूव अहेड द सेटल इन द गंगा वैली। फिर वो बाद में धीरे धीरे कहाँ पर चले गए, जब सूख गई सरस्वती नदी, तो गंगा वैली की तरफ, यानी कि जो गंगा नदी जहाँ से निकलती है, ये वाला पार्ट, वहाँ पर वो क्या हो बस गए। दे रीनेम देयर इंटायर रीजन अंडर द कंट्रोल एज आर्यवर्ता। वो अपने पूरे नाम को ही चेंज कर दिए, और किस नाम से फिर रखें, आर्यवर्त या आर्यवर्ता, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ आर्यंस। मतलब कि किसका ज़मीन है, आर्यंस का। आर्यवर्ता का क्या मतलब है, लैंड ऑफ आर्यंस। जो ज़मीन है वहाँ की, जहाँ लोग रहते हैं, वो किसका है, आर्यंस का है। इस तरीके से अपने नाम को चेंज किए बाद में। दिस पीरियड बिटवीन 1000 से लेके 600 BC तक, इन्होंने लेटर वैदिक पीरियड। जब फादर बीच में लोग आए थे तो ये लोग कितने जगह तक रुके थे, 1000 BC से लेकर 600 BC तक आर्यवर्त लोग थे। वो इंडो आर्यंस थे, और ये आर्यवर्त, अपने नाम को चेंज करके लोग आर्यवर्त रख दिए थे। तो ये लोग भी 1000 BC से लेकर 6000 BC तक राज किए, यानी कि 400 सालों तक इन्होंने राज किया। कौन, आर्यवर्त। मतलब वही लोग थे, बस उनके अपग्रेड वर्जन थी, यानी कि उनका फ्यूचर वर्जन कर सकते हैं। तो इनको क्या कहा गया, लेटर वैदिक पीरियड टाइम कहा गया। मतलब ये लोग जिस पीरियड में जी रहे थे, आर्यवर्ता लोग, उनको क्या कहा गया, लेटर वैदिक पीरियड। और जो इंडो वाले लोग थे वो किस पीरियड में थे, अर्ली वैदिक पीरियड में। तो याद रखिएगा, ठीक है।
इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी इन डिटेल अबाउट द ऋग्वेद। हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सबसे पुराना किताब है, जो कि इंडो के बारे में बताता है। जैसे मेन फीचर्स ऑफ वैदिक पीरियड, खूबियाँ क्या थी वैदिक पीरियड का, कैसे क्या क्या इसमें लिखा है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। द वेद एंड ओरली ट्रांसमिटेड लिटरेचर ऑफ द आर्यन, जो आर्यवर्त लोग थे यानी कि जो आर्यंस थे, वो अपने नॉलेज को क्या करते थे, ओरली बताते थे। जैसे आप ओरली, जैसे एग्जाम होता है ना आपका, तो वाइवा होता है, विवा वाइसा, तो ओरली आपको बताना पड़ता है। जैसे मैम पूछती हैं व्हाट इज़ दिस, तो आपको बताना पड़ता है दिस इज़ दैट, मतलब कि आपको आंसर देना पड़ता है ओरली। तो ऐसे ये भी लोग क्या करते थे, कहानियाँ ओरली पढ़ते थे। वेद का मतलब होता है नॉलेज, जो है ना, ऋग्वेद अथर्ववेद, यहाँ पर लिखा है ऋग्वेद अथर्ववेद सामवेद यजुर्वेद। जो वेद होता है उसका मतलब होता है नॉलेज, और इनके पास कूट कूट के वो था, किसके पास, आर्यन के पास, यानी कि आर्यवर्त के पास। वेदास आर द ट्रेजर हाउस ऑफ द नॉलेज एंड कलेक्टिव विजडम ऑफ द आर्यंस। जो आर्यंस थे इनके पास ये पूरा क्या था, पूरा खजाना था। ट्रेजर मतलब होता है खजाना, किसका, नॉलेज का, ठीक है। और ये इसी पे ये क्या करते थे, अभिमान था इनका, मतलब नॉलेज को ही लेकर चलते थे अपने, इसी जिसकी वजह से ही ये लोग हड़प्पा को हरा पाए थे, काफ़ी युद्ध हुआ था। तो फिर कह रहा लास्ट में नेक्स्ट पॉइंट पे, 4 वेद हैं, पूछ सकता है एग्जाम में 2 नंबर में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेद। तो 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद होता है, ठीक है, जो सबसे पुराना है, सबसे पुराना किताब यही है, जो कि 3500 साल पुराना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद, ठीक है। द ऋग्वेद इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में, बस इंडिया की बात नहीं कर रहा है, पूरी दुनिया में, पूरे पृथ्वी में सबसे पुराना किताब क्या है, ऋग्वेद। अगर आपसे कोई पूछता है सबसे पुराना किताब क्या है, तो वह है ऋग्वेद, जो कि लिखा गया था आर्यंस के द्वारा, ठीक है। कितना है, 3500 साल पुराना है ये। और वैदिक संस्कृत विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू डोंट इन स्टडी स्कूल, मतलब ये जो भाषाएं थी, जो ऋग्वेद था वो किस भाषा में लिखा गया था, जो सबसे पुराना किताब है, संस्कृत भाषा में, और ये 3500 साल पहले लिखा गया था। ये जो संस्कृत भाषा है हमारी संस्कृत भाषा से अलग है, क्योंकि ये लोग इंडिया के नहीं थे, हमारे इंडिया से अलग आए थे, मतलब यूरोप से आए थे। इनका जो संस्कृत था हमारी संस्कृत से अलग था, ठीक है, ये कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है द ऋग्वेद इज कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स संग हॉनर्स ऑफ हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस। जो ऋग्वेद था वो कलेक्शन था, कलेक्शन यानी कि गुच्छा था, किसका, प्रेयर्स का, यानी कि संग गाने का। किसके गाने थे, देवी देवताओं के गाने थे उसमें, किसमें, ऋग्वेद में। कि मतलब गाने मतलब होता है कि पूजा आरती, उनके चालीसा, ये सब था उसमें, ठीक है, ऋग्वेद में। द गॉड ऑफ वॉर एंड रेन, मतलब बारिश की भी पूजा होती थी उसमें, उनका भी गाना था। अग्नि यानी कि आग का भी पूजा होता था। गॉड ऑफ फायर कहा जाता था सोमा, अ प्लांट फ्रॉम विच स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड, मतलब कई तरह के उसमें गाने थे। और ऋग्वेद जो था वो 10 मंडल में बटा था, यानी कि 10 वॉल्यूम में था, छोटा नहीं था ऋग्वेद, काफ़ी बड़ा था, ठीक है। जैसे किताब होती है ना, जैसे आप 9th 10th में जाएंगे तो केमिस्ट्री का, मैथ का 2 पार्ट हो जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2, तो वैसे ही जो ऋग्वेद था वो 10 पार्ट में बताता है। उस समय में लोग पार्ट नहीं करते थे, उसमें क्या करते थे, मंडल या वॉल्यूम कर सकते हैं, कि 10 वॉल्यूम था उसका, जिसमें एक 28 हाइम्स थे। हाइम्स मतलब यानी कि पन्ने थे उस तरह के। देर आल्सो कॉल्ड सुक्ता, उन्हें सुक्ता भी कहा जाता है, या वेल सेड। दीज हाइम्स वर कंपोज्ड बाय सेजेस और ऋषिज। जो हाइम्स थे, जो गाने थे, यानी कि जो प्रेयर था, किसने लिखा था, ऋषि ने लिखा था। जो उसमें के ऋषि होते थे, पंडित यानी कि ब्राह्मण, वो लोग लिखते थे। मोस्ट ऑफ हुम वर मेन, ज़्यादातर वो मेन ही होते थे, पुरुष ही होते थे ऋषि। बट अ फ्यू हाइम्स वर कंपोज बाई मेन आल्सो। कभी कभार क्या होता था, जैसे 100 किताबें मानो लिखी गई हैं, ठीक है, जैसे बोला ना 10 वॉल्यूम है इसके ऋग्वेद के, तो 10 वॉल्यूम में से 9 ठो किसने लिखा था, पुरुष ने लिखा था, और एक वुमेन ने लिखा था, मतलब ज़्यादातर मेन का ही था बोलबाला। कह रहा है कि ऋग्वेद में एक फेमस डायलॉग है सेज और विश्वामित्र के बीच में, नाम से है, विश्वामित्र नाम से आपने सुना होगा। 2 रिवर्स के बीच में भी कहानियाँ हैं, जैसे बियाज और सतलज। एक कहाँ बियाज और सतलज कहाँ पे है, जहाँ पर गंगा नदी कह रहा है, सिंधु नदी बहती है, जो कि पाकिस्तान में जाती है, वहाँ पे, ठीक है। जैसे जो नदी है इंडस, जिसे सिंधु नदी भी कहा जाता है, उसके कुछ पार्ट्स है, जैसे क्या पार्ट्स है, सतलज, बियाज थे, यहाँ पर दिया है ना, कि यहाँ पर देखिए, झेलम दिया, चिनाब दिया, रावी दिया, सतलज दिया, बियास दिया है। तो ये एक ही नदी के कई सारे पार्ट्स हैं, जो कि है सिंधु नदी, यानी कि इंडस, यहाँ से आई है कश्मीर से, क्योंकि पाकिस्तान में जाती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि हमें इंडस नदी पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम भी पाकिस्तान को पानी पिलाते हैं, हम चाहे तो बंद भी कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि ऐसे मतलब उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, और ऐसे ही गंगा सरस्वती भी थे उस समय में, जिनके ऊपर गाने बैठाए थे, मतलब कि प्रेयर बैठाए गए थे, गाने बैठाए गए थे, लिखे गए थे उन ऋषियों के द्वारा। द ऋग्वेद हाईलाइट सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ दिस दैट पीरियड। जो ऋग्वेद है, जो सबसे पुराना किताब है 3500 साल पहले का,
उसमें हर एक चीज़ बताई गई है, जैसे कि इकोनॉमिक, मतलब कैसे वहाँ पे पैसा वगैरह चलता था, कैसे इकोनॉमिक कंडीशन था। इकोनॉमिक मतलब होता है कि अमीर गरीब वाला, पैसा वाला बात हो गया, ठीक है। सोशल लाइफ वहाँ की कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी वहाँ का, ठीक है, किस धर्म को वो लोग मानते थे, तो वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है। किसमें? ऋग्वेद में। और कितने पार्ट्स हैं? 10 वॉल्यूम्स हैं, जिसमें से 1028 क्या है? हाइम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सामवेद। जो सामवेद है, माना जाता है कि वो कलेक्शन है किसका? गाने का। मतलब सामवेद में सिर्फ गाने हैं, जो कि कहाँ से लिए गए हैं? वो भी ऋग्वेद से लिखे गए हैं। जैसे ऋग्वेद के 10 वॉल्यूम है ना, तो 10 वॉल्यूम से कुछ ऐसे वॉल्यूम है जिसमें गाने हैं, तो उन गानों को अलग किया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं? सामवेद कहते हैं। तो वही कह रहा है, सामवेद इज ए कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स मोस्टली टेकन फ्रॉम द ऋग्वेद। नेक्स्ट आता है तीसरा हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद इज अ कलेक्शन ऑफ सैक्रिफिशियल फार्मूलाज वेयर अथर्वेद। अब देखिए यजुर्वेद जो है वो क्या कहता है कि वो सैक्रिफिशियल फार्मूलाज है, यानी कि जो लोग सेक्रीफाइस किए, यानी कि जो लोग बलिदान दिए हैं अपने परिवारों के लिए, अपने गाँवों के लिए, वो बताता है कौन? यजुर्वेद, ठीक है। चौथा आता है हमारा अथर्वेद, इज अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, स्पेल्स एंड मैजिकल चार्म्स ऑफ द एविल स्पिरिट। जो अथर्वेद है वो एक तरह से गाना है, वो भी एक तरह से गाना है, लेकिन क्या है वो मैजिकल, जादुई, मतलब कहते उसमें मंत्र लिखा है, इसमें अथर्वेद में। तो ये लिखा है अथर्वेद इज अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, स्पेल्स एंड मैजिकल चार्म्स ऑफ द एविल स्पिरिट। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए या उनको बुलाने के लिए। किसमें लिखा है? अथर्वेद में। 4 वेद हो गए। ऋग्वेद जिसमें 10 वॉल्यूम है, उस 10 वॉल्यूम से एक वॉल्यूम उठाया गया है गाने का, जिसको हम कहते हैं सामवेद। फिर एक उठाया गया है जिसको कहते हैं यजुर्वेद, जिसमें सेक्रीफाइस है, जिसमें बलिदान की कहानी है। चौथा आता था हमारा अथर्वेद, जो कि क्या है? आत्माओं को बुलाने के लिए मंत्र उसमें लिखा गया है, ऐसा याद कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया वेद। द वेद वर पास्ड और ओरली फ्रॉम जनरेशन टू अनदर। मतलब जो वेद थे चारों लिखे गए थे आर्यंस के द्वारा, ये जनरेशन बाय जनरेशन क्या होते गए? पास होते गए, यानी कि बढ़ाते दिए गए कि आप जैसे आपके दादा परदादा और आप हैं, तो आपके दादा आपके पापा को दिए, आपके पापा आपको दिए, फिर आप अपने लड़के को देंगे। तो इस तरीके से क्या किए? सारे वेद को बढ़ाते चले गए। उस वेद में हमने पढ़ा था कि उसमें धर्म के बारे में ही बताया गया था। तो धर्म इतना मतलब सच्चा था उस समय में, मतलब लग रहा था सच्चा था, उसमें लिखा गया था कि वो इंडिया का हिंदुज़म एक तरह से धर्म बन गया। लिखा है द वेद बिकम द बेसिस ऑफ हिंदुज़म विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रिलीजियस इन द वर्ल्ड। जो कि सबसे पुराना धर्म माना जाता है, जो कि है सनातन, यानी कि हिंदू। तो हिंदू कहाँ से आए थे? वहीं से मतलब लिखा गया था उस वेद में। किसने लिखा था? आर्यंस ने लिखा था उस वेद को। इसलिए कहा जाता है कि वेद जो है ऋग्वेद सबसे पुरानी किताब है, उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है हमारे इंडिया के बारे में, हमारे धर्म के बारे में। तो वेदों को पढ़ना भी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द वेद के अलावा भी द पुराण्स थे, पुराण यानी कि कहानियाँ थीं। द उपनिषद थे, ठीक है, ब्रह्मणास थे, एंड द एपिक लाइक रामायण एंड महाभारत भी थे। उसमें स्टोरी लिखा गया है। ग्रेट क्रिएशन ऑफ आर्यंस, ये आर्यंस का ही क्रिएशन था। साइंस कहता है कि जो लोग कहानियाँ हैं महाभारत और ये रामायण या पुराण, ये कहाँ से लिए गए हैं? उसी ऋग्वेद से लिए गए हैं। जो 4 वेद हैं, जो ऋग्वेद है, उन्हीं में से ये कहानियाँ ली गई हैं, जो कि काफ़ी फेमस हुई बाद में जाके, रामायण और महाभारत। ये सारी कहानियाँ थी जो कहाँ से ली गई थी? उन वेद से, जिन्हें हम वैदिक कहानियाँ भी कहते हैं। तो ये सारी रामायण जो महाभारत है ना, कहानी है। अब ये कहानी सच है कि झूठ है, अब तो आर्यन से जानेंगे कि वही सब लिखे थे, ठीक है। तो रामायण महाभारत, उसमें सब मेन 2 कहानियाँ थी। तो आपके एग्जाम में आएगा कि व्हाट आर द मेन क्रिएशन ऑफ द आर्यवर्ता इन ऋग्वेद। तो मेन क्रिएशन क्या था? स्टोरी क्या था? रामायण और महाभारत जो सबसे फेमस हुआ था। इन किताबों को, जो उपनिषद, पुराण है, रामायण है, ब्रह्मांड है, महाभारत है, इनको का क्या गया? वैदिक लिटरेचर यानी कि कहानियाँ, जो वैदिक में कहानियाँ दी गई थी, ठीक है। दे नॉट ओनली टेल अस अबाउट द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पीपल बट आल्सो अबाउट द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपल। वो बस धर्म के बारे में ही नहीं बताते थे, बल्कि हर एक चीज़ बारे में बताते थे कि कैसे लाइफ को जिया जाता है, ठीक है, कैसे विश्वास किया जाता है लोगों के ऊपर, कैसे इकोनॉमिक को संभाला जाता है, कैसे पॉलिटिकल लाइफ यानी कि राजनीतिक किया जाता है। हर वो चीज़ जो हम अभी भी चाहिए हमको, वो सारी चीज़ किस में लिखा गया है? उन 4 वेद में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सोशल लाइफ या फैमिली कैसी थी उन आर्यंस की। जो ऋग्वेद की किताब है उसमें बताया गया है कि जो पहले के लोग थे वो जॉइंट फैमिली में रहते थे। अब जॉइंट फैमिली क्या होता है आप लोग जानते हैं, नहीं जानते? देखिए, जॉइंट फैमिली होती है जिसमें दादा परदादा और आप एक साथ रह रहे हो। मतलब आपके पिताजी के जो भाई हैं या परदादा के जो भाई हैं वो अलग अलग न रह रहे हो, एक ही साथ रह रहे हो, ठीक है। उसे कहते हैं जॉइंट फैमिली। तो ऋग्वेद में जो लिखा है कि जो पहले के लोग थे वो जॉइंट फैमिली में रहते थे।
और उनके फैमिली में एक सीनियर मेंबर होता था जिसे हम लोग क्या कहते थे, गृहपति। गृहपति यानी कि हेडमास्टर, उस फैमिली का हेडमास्टर होता है ना, हर फैमिली में एक मुखिया होता है, जैसे आपके पिताजी होंगे उस फैमिली, आपके फैमिली के मास्टर। तो गृहपति क्या करता था, जो सारे डिसीजन लेता है उस फैमिली के लिए सारे मेंबर्स को मानना पड़ता था। जैसे उस फैमिली में 8 लोग हैं, ठीक है, और 8 लोग में से 1 लोग क्या है, गृहपति है, यानी कि घर का पति है, यानी कि घर का मास्टर, यानी घर का मालिक है। तो जो भी फैसले लेता था वो उस घर के लिए ही लेता था, ठीक है। तो ये होता था फैमिली पहले का सोशल लाइफ कि जॉइंट फैमिली में रहते थे। अब आता है वोमेंस की जो औरतें थी वो कैसी रहती थी, देखते हैं। जो उस समय की औरतें थी उनका काफ़ी इज्जत था सोसाइटी में, ठीक है, हेल्ड ग्रेट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी में उस समय उनकी काफ़ी जान मान होता था। अब तो देख ही रहे हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। नो रिलीजियस सेरेमनीज कुड बी परफॉर्म अनलेस द वाइफ वाज प्रेजेंट। कोई भी फेस्टिवल या धर्म नहीं मनाया जाता था जब तक कि उनकी वाइफ आ नहीं जाती थी उस समय उनको पूजा करने के लिए। वुमेन कुड चूज़ देयर हस्बैंड एंड सेरेमनी। जो वहाँ की औरतें थीं वो अपने खुद से अपने हस्बैंड को चुन सकती थी कि हमारे हस्बैंड, जैसे शादी जब होता था तो लड़कियाँ ही चुनती थी, उनके घर वाले नहीं चुनते थे। अब वो जाके हुआ है, लेकिन बीच में जो आर्यंस चले गए थे, गायब हो गए थे, तो उसके बाद से फिर ये हो गया था कि नहीं, जो फैमिली होगा वो, जो शादी होगा वो घर परिवार चुने करेंगे। लेकिन पहले की जो औरतें थीं इसमें ऋग्वेद में वो औरतें ही चूज़ करती थी। साफ साफ लिखा है, वुमेन कुड चूज़ देयर हस्बैंड इन द सेरेमनी। इसको कहा क्या गया, स्वयंवरा, ठीक है। आप लोग सुना भी होगा कि मूवी में दिखाते हैं कि स्वयंवर हो रहा है। और इस जो ये था शिव की पूजा, शादी हुआ था जब, उसमें भी स्वयंवर हुआ था शिव और पार्वती का। स्वयंवर से पता चलता है कि ये लोग अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को काफ़ी मानते थे। मतलब जो कहानियाँ लिखी गई थी रामायण और महाभारत में, ये उसी से प्रेरित थे, क्योंकि शिव और पार्वती का भी स्वयंवर हुआ था। तो ये भी लोग क्या करते थे, औरतें जो थी अपना स्वयंवर करती थी, मतलब अपने हस्बैंड को चुनती थी। तो ये था वहाँ की औरतें, ठीक है। अब आते हैं वर्ण सिस्टम क्या होता है। जो ऋग्वेद था, जो ऋग्वेद की सोसाइटी थी वो अलग अलग भागों में डिवाइड हुई थी उनके ऑक्यूपेशन यानी कि उनके कार्य के आधार पर कौन से काम कर सकते हैं। जैसे पहला था प्रीस्ट यानी कि ब्राह्मण। अब आ गया हमारा जातिवाद वाला सिस्टम जो कि खराब था, ये उसका कह सकते हैं डिसएडवांटेज था। द प्रीस्ट यानी कि जो ब्राह्मण थे, दे परफॉर्म वेरियस रिचुअल, वो कई सारे रीति रिवाज को परफॉर्म करते थे, यानी कि पूजा पाठ करते थे। दे लुक्ड आफ्टर रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मैटर एंड डिसाइड प्रेयर्स, वो अलग अलग धर्म को, जो अलग देवी देवताओं थे उनकी पूजा करते थे और स्पिरिचुअल मैटर को मानते थे और उनकी पूजा करते थे, आरती वगैरह करते थे, चालीसा पढ़ते थे। तो ब्राह्मण का काम था, ठीक है। जो दूसरा भाग है, पार्ट 2 जो थे दूसरे लोग, वो थे राजास यानी कि क्षत्रिय, किंग जिसे कहते हैं। ये लोग क्या करते थे, किंग या राजा या दे वर द लीडर्स ऑफ द वॉरियर्स, मतलब जो सेनाएं होती थी, जो योद्धा होते थे, ये उनके लीडर्स होते थे। लीडर्स यानी कि किंग होते थे और राजा होते थे। दे वर ऑफन ब्रेव अनस्किलफुल वॉरियर्स, उनके पास क्या आते थे, बहादुर और बहुत ही दिमागदार वाले योद्धा थे। वॉरियर्स मतलब योद्धा, ये थे राजा क्षत्रिय। द किंग एंड द वॉरियर्स वर नोन एज क्षत्रिय। किंग और उनके सेना को, मतलब सेना और सेनापति को क्या कहा जाता है, क्षत्रिय, ठीक है। दे प्रोटेक्टेड द कॉमन पीपल फ्रॉम क्षत्रिय और हार्म। जो ये लोग जो क्षत्रिय थे, ये कॉमन लोगों को, यानी कि जो आम लोगों को, जो थे वहाँ के लोग थे, कॉमन लोग, ये उनको सुरक्षित करते थे, यानी कि प्रोटेक्शन देते थे। किससे, जो बाहर के दुश्मन है वो आके हमला ना करे थे। जो बाहर की जब लड़ाई होती थी तो कॉमन पीपल नहीं जाते थे, कौन जाते थे, ये राजा और क्षत्रिय जाते थे लड़ने के लिए, ठीक है। तो हो सकता है जब इंडो आर्यंस आए हों इंडिया में, तो जो हड़प्पा के लोग थे हो सकता है लड़े हों और हार गए हों, जिसकी वजह से आर्यन क्या हुए, जीत गए और पूरा साम्राज्य बसा लिया इन्होंने। और उसी में 4 वेद लिखे, जो था सबसे ऋग्वेद, और ऋग्वेद की सारी कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये था उनका चारों, ये है ब्राह्मण, यह क्षत्रिय, और यह वैश्य, और यह शूद्रास। शूद्रास सबसे छोटे लोग होते थे, उसके बाद ये वैश्य आते थे, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद ब्राह्मण। ब्राह्मण सोचो राजा से भी बड़े थे, जो ब्राह्मण कहते थे वही राजा मानते थे और वही वो अपने लोगों के लिए काम करते थे। नेक्स्ट जो था हमारा लोग थे, जो वो थे जना यानी कि यानी कि लोग। विष या वैश्य जो कहलाता था। जन या होता है, जन मतलब होता है लोग यानी कि पीपल, या क्या कहते थे, विष कहते थे या वैश्य कहते थे उनको। द वर्ड जना और विष आर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल। देखो उसका मतलब ये होता है, जन मतलब होता है ये क्या, लोग, या द कम्युनिटी आर द होल। इन फैक्ट द ग्रुप ऑफ विलेज इनहेबिटेड बाय द पीपल ऑफ पर्टिकुलर ट्राइब्स कॉल्ड जना। मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि कॉमन लोग हैं उनको वैश्य कहा जाता था, यानी कि जन कहा जाता था। जैसे बोला है ना कि कॉमन लोगों की सुरक्षा करते थे, तो यही कॉमन लोगों को क्या कहा गया है, वैश्य कहा गया है या जन कहा गया है, ठीक है। द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम द विष। जो वैश्य वर्ड है ये कहाँ से आया है, विष वर्ड से आया है। दे वर मेनली कल्टिवेटर्स एंड क्राफ्ट्समैन। ये लोग कौन होते थे,
जैसे वेस्ट जो लोग हैं कॉमन पीपल, ये कौन लोग होते थे? वही कल्टिवेटर्स होते थे, यानी कि जो खेती वगैरह करते थे वो लोग होते थे, या क्राफ्ट्समैन होते थे जो सामान बनाते थे, जैसे दौरा दौरी बनाते थे ये लोग, तो ये लोग होते थे कल्टिवेटर्स, यानी कि किसान और खेती बाड़ी करने वाले लोग कौन होते थे? वैसे होते थे। सेवरल विस और जना आर मेंशन इन द ऋग्वेद बाय द नेम सच एज पुरु जना और विस, भारत जना और विस द यदु जना। जैसे जो ऋग्वेद है उसमें से कुछ नाम लिए गए हैं जो ये लोग कल्टिवेटर्स और क्राफ्ट्समैन थे, जैसे कि इन तीनों लोग का नाम क्या है? ऋग्वेद में था, ऐसा नहीं है कि मैंने लिया है, ऋग्वेद में लिखा है साफ साफ कि पुरु जना, ठीक है, भारत जना और यदु लोग, मतलब कि जो विस थे, ये तीन लोग थे जो कि किसान थे, क्राफ्ट्समैन थे और कॉमन लोग थे जो लोग की इलेक्ट करते थे। तो मतलब कॉमन लोग की सुरक्षा कौन करता था? क्षत्रिय। और क्षत्रिय का बात किसका मानता था? वो ब्राह्मण का, ठीक है। अब वैसे जो छोटे होते थे, इनसे जो छोटे होते थे वो थे शूद्र। शूद्र क्या होते? एक तरह का दास होते थे, यानी कि नौकर होते थे। देखते हैं, द ऋग्वेद फ्रिक्वेंटली मेंशन द वर्ड, जो ऋग्वेद में है लगातार ये वर्ड को मेंशन किया है। जब आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो देखेंगे ये बार बार वर्ड आ रहा है दासास, यानी कि दास। दासास मतलब होता है दास। दासास आर द टू बी द ओरिजिनल डार्क स्किन इनहेबिटेट ऑफ इंडिया। ये वो लोग होते थे जिनका जो स्किन था वो थोड़ा क्या था? इनहेबिटेट था, यानी कि मतलब काले, देखने में गरीब लोग लगते थे, छोटे लोग, ठीक है। दे डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइस एंड वर्शिप द गॉड। ये इन लोग को इजाज़त नहीं था कि ये लोग क्या करें, मतलब जाके लड़े या सेक्रीफाइस करे, अपने आप को बलिदान दे, ना ही कोई लोग देवताओं की पूजा कर सकते थे। उस समय में जातिवाद बहुत था, ठीक है। तो ये उसका क्या है, मैंने बोला ना कि ये डिसएडवांटेज था। तो ये दास लोग, नौकर लोग ना भगवान की पूजा कर सकते थे, ना ही सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान दे सकते थे। द वर्ड दास रिफर टू एनी वन हु वाज अ स्लेव। स्लेव यानी कि नौकर, यानी कि गुलाम, ठीक है। तो नौकर तो गुलामी होता है ना। अब इस समय तो देखा जाए तो सब लोग नौकर हैं एक दूसरे के, चाहे कंपनी में देखिए तो बॉस के नौकर है, सरकार देखिए तो सरकारी नौकर है, घर में देखिए तो पत्नी के नौकर है। ये हो गया दास, ठीक है, मतलब कि स्लेव, गुलाम। स्लेव माइट बी मेन और मेन, ये औरतों और पुरुष दोनों होते थे। जो दास थे उस समय के, जो गुलाम थे, ये दोनों होते थे। और एक गुलाम तीनों के लिए काम करते थे, यानी कि वैश्य के लिए भी, किंग के लिए भी और ब्राह्मण के लिए भी। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स। द ओनर्स कुड मेक देम टू डू वाट, मतलब जो ओनर थे वहाँ के, जो मतलब जैसे वैसे है ना, इनके पास कुछ ज़मीन होती थी जिस पे खेती करते थे, तो यही ओनर लोग उसको काम देते थे। किसको? शूद्र को, यानी कि दास को, यानी कि स्लेव को। इसका तीन नाम है, शूद्र, दास और स्लेव। यानी कि शूद्र मतलब कि वही छोटे लोग, दास यानी कि नौकर, और स्लेव माने गुलाम। ये तीनों लोग एक ही हैं। तो ये तीनों लोग को काम कौन देता था? वैसे लोग या ब्राह्मण, मतलब ये ब्राह्मण और क्षत्रिय इन लोग से बात भी नहीं करते थे, तो काम कौन देता था? वैसे। Thus, the division of society based on people occupation starting during the Rigved period, but this division was not very sharp. यह पीरियड कब था? ऋग्वेद में था, लेकिन ये पीरियड काफ़ी अच्छा नहीं था, इसलिए बहुत लंबे समय तक नहीं चला। लिखा ना, दिस डिवीजन वॉज नॉट वेरी शार्प। ये काफ़ी शार्प नहीं था, मतलब कि अच्छा नहीं था लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल लाइफ। अब जो राजा थे वो कैसे जीते थे देखते हैं। ड्यूरिंग ऋग्वेद पीरियड, जब ऋग्वेद पीरियड चल रहा था, जब ये लोग आर्यंस थे उस समय में, पीपल लिव्ड इन ट्राइब्स। जो लोग थे कहाँ रहते थे? ट्राइब्स में रहते। ट्राइब्स यानी कि एक ऐसा मतलब गांव छोटा सा जहाँ पे कुछ लोग रहते थे, जैसे 200-150 लोग रहते थे, उन्हीं को ट्राइब्स कहते हैं, ठीक है। नोन एज जन, जन यानी कि लोग। फॉर एग्जाम्पल पुरुजना, अभी मैंने ऊपर ये नाम आया था पुरुजना, ये ऐसे लोग हैं जो लोग राजा के लिए काम करते थे। पुरुजना हो गए, भारत जना आ गए, या यडू जना। ईच जना, ईच जन यानी कि ईच पीपल या ईच, हर एक लोग हैड इट्स ओन रूलर हु वाज जनरली नोन एज राजन और राजा। हर वो लोग, जैसे जो ये जगह था लैंड ऑफ आर्यंस का, आर्यवर्त था, वो अलग अलग शहरों में बटा हुआ था, तो हर शहर के अलग राजा था और हर ट्राइब्स के भी राजा थे। जैसे मान लो ट्राइब्स मैंने क्या कहा है, एक तरह का गांव, तो हर एक गांव का एक राजा होता था उस समय में। तो वही बोल रहा है कि ईच जना, हर एक लोगों का क्या था? एक अलग राजन था। राजन मतलब होता है वही राजा, राजे का, किंग जिसे कहते हैं। राजन मतलब होता है राजा और राजा। ही वॉज चूजन बाय द पीपल इन असेंबली। वह सोचो उस समय में असेंबली में चूज़ किया था कि हमारे राजा होंगे, जैसे डेमोक्रेटिक होता है ना, मैंने सिविक्स में पढ़ा है डेमोक्रेसी क्या होता है। तो उसी के आधार पर ये लोग अपने राजा को चुनते थे। ये अच्छा था। बस बुरा क्या था? ये जातिवाद जो था, ऊंच नीच वाला, ये बेकार था। लेकिन किंग वाला सिस्टम भी अच्छा था, क्योंकि ये यहाँ पर लोगों के द्वारा राजा को चुना जाता था। लिखा है बाय द पीपल इन द असेंबली। दिस राजास वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स। ये जो राजा होते थे ऐसे नहीं रैंडमली हम लोग चुन लिए। ये लोग क्या होते थे? योद्धा होते थे और साहसी लोग होते थे। जैसे जो युद्ध होता था, जो उसमें जीतता था, तो जो साहसी और योद्धा होता, जो सबसे ज़्यादा मतलब काबिल होता था उस पद के लिए, उन्हीं को लोग चुनते थे। बट लेकिन दिस राजास वर डिफरेंट फ्रॉम द राजास लेटर टाइम। लेकिन ये जो राजा थे ये काफ़ी अलग थे उन राजाओं से जो कि
अकबर जैसे राजा थे, अकबर, शाहजहाँ या ये लोग जो राजा थे इनसे काफ़ी अलग थे। कैसे अलग थे देखते हैं। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज़, प्लेसेस और आर्मीज़। इन लोग के पास कोई आर्मी नहीं रहती थी, यानी कि सेना नहीं रहती थी, ठीक है। ना ही शहर रहते थे राज करने के लिए, ना ही कोई जगह रहती थी रहने के लिए। दे डिड नॉट कलेक्ट टैक्सेस, वो लोगों से टैक्स नहीं वसूलते थे, यानी कि धान चावल नहीं लेते थे। जैसे राजा क्या करते हैं, यही तो करते हैं, उनका साम्राज्य होता है, एक किंगडम होता है जहाँ पर जो कॉमन लोग होते हैं जाके कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, जैसे धान गेहूँ सोना वगैरह देते हैं। ये राजा ऐसे नहीं थे। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज राजा। यहाँ पर वो भी सिस्टम नहीं था कि अगर मैं राजा हूँ तो मेरा लड़का भी क्या होगा, राजा होगा। ऐसा नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी थी, लोगों के द्वारा राजा को चूज किया जाता था। तो है पॉलिटिकल लाइफ राजा का। अब आते हैं वॉर, युद्ध में क्या क्या होता था। वॉर वॉज फ्रिक्वेंटली फॉट ड्यूरिंग द पीरियड, जैसे इस पीरियड में काफ़ी वार होते थे। लेकिन फ्रिक्वेंटली मतलब होता है लगातार, काफ़ी वार चलते रहते थे। दैट इज़ वाई देर आर मेनी प्रेयर्स इन ऋग्वेदा फॉर द चिल्ड्रेन, स्पेशली फॉर द सन्स एंड हॉर्सेस। मतलब इस समय में काफ़ी जो लड़ाइयाँ होती थी इस समय में, तो लोग जो थे, जो औरतें थीं या जो वैसे लोग थे जो कॉमन पे जो पूजा कर सकते थे, वो लोगों के लिए और घोड़ों के लिए पूजा करते थे कि ताकि इनका मौत ना हो उस युद्ध में। मोस्ट मेन टुक पार्ट इन वार्स, काफ़ी लोग जो थे उस युद्ध में या कह सकते हैं कि लड़ाई में हिस्सा लेते थे। ये लोग नहीं, शूद्र लोग नहीं। शूद्र लोग छोड़ को जो तीनों लोग बचते हैं, ब्राह्मण, राजा और वैश्य, ये तीनों लोग काफ़ी पार्ट लेते थे उस युद्ध में। हॉर्सेस वर योक्ड टू चैरियट दैट वर यूज्ड इन बैटल, जो घोड़े थे वो चैरियट यानी कि जो पीछे रहता था उनका रथ, यानी कह सकते हैं रथ नहीं होता है, रथ दो पहिए लगे रहते हैं, उसी पर राजा बैठता है, तो उस पर वो लोग बैठ के जाते थे लड़ने लड़ाई। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी, उनके पास बहुत ज़्यादा होता है ना कि राजा के पास कई हज़ार या लाखों आर्मी होते थे, तो इन लोगों के पास आर्मी नहीं होती थी। इन लोगों के पास खुद ही कॉमन पीपल होते थे। जैसे गांव है, ठीक है, गांव का मुखिया एक है, तो गांव का मुखिया अगर कोई आ रहा लड़ने, तो मुखिया कहीं नहीं लड़ेगा, गांव के लोग भी उसके साथ लड़ेंगे अपने खुद से, ठीक है। तो ये होता था उस समय में। किसके समय में? आर्यवन, जब आर्यन आए थे। बट दे वर द असेंबलीज वेयर पीपल डिस्कस मैटर ऑफ वार एंड पीस, लेकिन वहाँ की असेंबली होती थी, जैसे डेमोक्रेसी होता है ना इस समय इंडिया में, कोई पाकिस्तान वाले अगर हमला कर दिए तो पाकिस्तान की आर्मी है, सॉरी इंडिया की आर्मी है, तो आर्मी जाकर लड़ेगी। तो वैसे ही लड़ने से पहले जो नेताएं होते हैं, जो होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं इंडिया के, वो बातचीत करते हैं। तो ऐसे ये भी लोग क्या थे, बातचीत करते थे। तो ये भी एक तरह से क्या थे, एडवांस थे हड़प्पा की तरह। बैटल्स वर फॉट फॉर मेनी रीजन, कई सारे रीजन्स के लिए, कई सारे कारणों के लिए ये लोग लड़ते थे, लड़ाई करते थे। जैसे कि किस कारण की लड़ाई करते थे? कैप्चर कैटल, जानवरों को हथियाने के लिए। जैसे जब लोग आते थे, दूसरे ट्राइब्स के लोग आते थे, तो इनके कैटल्स को, यानी कि इनके जो जानवर हैं, काव, बैल हो गए, गाय हो गए, बकरी हो गई, तो उनको पकड़ने के लिए लोग आते थे, तो उससे वो लड़ते थे। बहुत बड़ा लड़ाई नहीं होती थी, लेकिन लड़ाई होती थी। एंड टू कैप्चर लैंड फॉर द पैस्चर, चरवाहे के लिए, जिससे घास वगैरह बहुत ज़्यादा होता था जिस ट्राइब्स में, तो जो दूसरी ट्राइब्स वाले लोग होते थे आके वहाँ पर लड़ाई करते थे कि ये हम हथियाएंगे, ठीक है। इसके लिए ज़मीन के लिए लड़ाई होता था, कैटल्स के लिए लड़ाई होता था, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, यहाँ तक कि ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए भी लड़ाई करते थे वो लोग। वार वर द आल्सो फॉट फॉर वाटर, पानी के लिए भी लोग लड़ते थे। जैसे सरस्वती तो वो लोग सुखा दिए थे, अब किस पे जी रहे थे? गंगा पे, तो गंगा भी ना सूखे, इसीलिए वो लोग लड़ते थे। एंड कैप्चर पीपल, लोगों को पकड़ के क्या करते थे? गुलामी करवाते थे जो जीतता था। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ऑब्टेन फ्रॉम द वार। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे जब इसका कहने का मतलब ये है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जब लड़ाई होती थी, जो जीतता था अब उसका हो जाता था, कैटल्स भी उसको हो जाते थे, ज़मीन भी उसका हो जाता था, ठीक है, जो पानी था उसका भी हो जाता था, कुछ हो सकता था, ग्रेन्स वगैरह भी मिल जाते थे खाने पीने के लिए, जो सामान मिलते थे उस लड़ाई के बाद। तो जो वहाँ का राजा होता था या फिर जो बड़े लोग होते थे, जो मतलब बातचीत करते थे आपन में, तो वो लोग क्या करते थे, 80% जो सामान था अपने पास रख लेते थे, बाकी बचा हुआ जो कॉमन लोग थे जो लड़े थे उनके लिए वो लोग क्या करते थे, रख लेते। जैसे ऑफरिंग इंक्लूड ग्रेन्स, घी, मिल्क एंड सम टाइम एनिमल को भी लोग क्या करते थे, बांट देते थे और कुछ रख लेते थे। दिस वर द डन टू प्लीज गॉड एंड गॉडेस। द रेस्ट ऑफ द वेल्थ वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रीजनल पीपल, जो कॉमन लोग थे बाद में डाल देते। जैसे सोना वगैरह मिलता था, जब सोना वगैरह को क्या करते थे, मंदिर में जाकर चढ़ा देते थे और कुछ अपने पास रख लेते थे, और बाकी बचा हुआ जो ग्रेन्स था वो कॉमन पीपल को दे देते थे। अब बताएं इकोनॉमिक लाइफ, वहाँ का लाइफ कैसा था, जीवन कैसी थी। पहला था हर्डिंग, यानी कि चरवाहे जो थे। द ऋग्वेदिक पीपल व जनरली बेसिकली पेस्टोरल, यानी कि बस उनका काम नहीं था, बस क्या करते थे, एक जगह पर रहते थे और गाय को चराते थे। दे काउंटेड देयर वेल्थ इन कैटल एंड शीप, वो अपने पैसे को किस में तोलते थे? ऐसा नहीं था उनके पास पैसा था कि अपन पैसे को किस में तोलते थे, कैटल यानी कि शीप और गोट यानी कि बकरी,
मतलब गाय और बकरी में वो लोग, जिसके पास गाय बकरी ज़्यादा रहती थी वो ज़्यादा अमीर होता था उस समय में, और इस समय तो पूछो मत, सबसे गरीब वही है जिसके पास गाय बकरी है। द काऊ वॉज वन ऑफ देयर फेवरेट एनिमल्स, जो काऊ था यानी कि जो गाय रहती थी उन लोग का फेवरेट एनिमल था। मोस्ट ऑफ देयर वार्स वॉज फाउट टू सेक ऑफ काऊ, जो पहले के ज़्यादातर वार होते थे, जो लड़ाइयाँ होती थी, अभी मैंने ऊपर देखा है कि कैसे लड़ाइयाँ होती थी, किस बारे में लड़ाइयाँ होती थी, तो ज़्यादातर लड़ाई इन गाय के लिए ही होती थी। दे जनरली रेयर कैटल, सीप, हॉर्सेस एंड एक्सेट्रा, वो कैटल यानी कि गाय को, बकरी को, घोड़े को ही पालते थे, और गाय उनकी क्या थी, फेवरेट जानवर था, इसी वजह से वो लोग ज़्यादा लड़ते थे। अब आते हैं फार्मिंग पे, जो आर्यंस थे फार्मिंग कैसे करते थे। यहाँ बताया गया कि जो ऋग्वेद के लोग थे वो काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते थे खेती के बारे में, हड़प्पन से बढ़िया। जो हड़प्पा के लोग थे, जो हड़प्पन थे, इंडस वैली में रहते थे, उन लोग से बढ़िया इन लोग के पास नॉलेज था किसका, खेती बाड़ी का। दे यूज़ प्लग शेयर ऑफ मोड्स, जो प्लग यानी कि जो लकड़ी होती थी ज़मीन को रेंदने के लिए, ठीक है, खेती करने के लिए, ये लकड़ी का होता था जो काफ़ी अच्छा था उन लोग से। दे न्यू अबाउट डिफरेंट सीजन, वो अलग अलग सीजन्स के बारे में जानते थे, जैसे बारिश, ठंडी, गर्मी, इन सब सीजन्स के बारे में जानते थे। लेकिन जो हड़प्पन्स थे ये इन लोग के बारे में नहीं, मतलब सीजन्स के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है देयर इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, सीजन का क्या इफेक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर पे, खेती पे, ये भी वो नहीं जानते थे, कौन, हड़प्पन्स, और ये लोग जानते थे। तो इनसे वो काफ़ी मतलब मदद मिलती थी फार्मिंग, खेती में। तो इसलिए हो सकता है कि हड़प्पा के लोग हार गए हों इस सब चीज़ों की वजह से। अब आते हैं दूसरे ऑक्यूपेशन क्या थे। द ऋग्वेद मेंशन डिफरेंट आर्टिसियंस एंड क्राफ्ट पर्सन इंक्लूडिंग मेटल वर्कर, चैरियट मेकर्स, पॉटर्स, पेपर एंड लेदर वर्कर्स। जो ऋग्वेद के मतलब ऋग्वेद किताब में मेंशन किया गया कि कुछ लोग आर्टिस्ट भी थे। किस तरह के आर्टिस्ट, जो कि मेटल बनाते थे, ठीक है। चैरियट यानी कि जो टांगा होता था उसको लोग बनाते थे। पॉटर यानी कि सामान रखने के सामान बनाते थे। वीवर्स थे यानी कपड़े बुनने वाले थे। लेदर बनाने वाले थे, यहाँ तक कि गोल्ड और सिल्वर का भी यूज़ करके गहने बनाने वाले लोग थे। कॉपर एंड ब्रोंज का यूज़ करके लोग टूल्स बनाते थे, हथियार बनाते थे और दूसरी चीज़ें बनाते थे। तो ये लोग अदर ऑक्यूपेशन काम करते थे, तो इनको क्या कहा गया, आर्टिस्ट कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या था, डेवलपमेंट इन अदर कैलोलिथिक सेटलमेंट, मतलब कि दूसरे जो जगह था उनका कैसा डेवलपमेंट हुआ, कैसा विकास हुआ। द ऋग्वेद वॉज बींग कम्पोज इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ऊपर का और इस वाला पार्ट, मतलब अगर ये इंडिया है, यही तो नॉर्थ है, तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट कर रहा है कि काफ़ी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी चर्चित था। कैसे चर्चित था देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनका टॉपिक, मेगालिथ एंड बरियल साइट। मेगालिथ का मतलब होता है कि बड़े बड़े पत्थर, ठीक है। कौन सी जगह पे, बरियल साइट, यानी कि जहाँ पर वो लोग दफनाए जाते थे, ठीक है। जैसे ये पत्थर दिख रहा होगा आप लोग को, पढ़ते हैं देखते हैं। द वर्ड मेगालिथ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड मेगा मीन्स बिग एंड लिथ मीनिंग स्टोन्स, मतलब बड़े पत्थर। मेगा मतलब होता है बड़ा और लिथ मतलब पत्थर, ठीक है। दस मेगालिथ रिफर टू अ बिग स्टोन और शोल्डर बोन, यानी कि जो पत्थर थे मेगालिथ थे, बड़े बड़े पत्थर होते थे। ये लोग पत्थर का क्या करते थे, देखते हैं क्या करते थे। दे वर यूज टू मार्क बरियल साइट इन द नॉर्थ ईस्ट कश्मीर एंड थ्रू आउट द डेक्कन एरिया, डेक्कन मतलब पठार, ठीक है, जहाँ पर पानी वगैरह नहीं रहता है, एंड साउथ इंडिया। ये लोग क्या करते थे, पत्थर का जो बड़े बड़े पत्थर थे वो क्या करते थे, अपने पूर्वज जो था, जिसे उनका जो राजा रहता था ना, जब वो मरता था तो उस पत्थर से क्या करते थे, गड्ढा बना के उसको ढक देते थे, ताकि पता चले कि ये जो राजा है हमारा यहीं पर दफनाया गया है। तो वही कह रहा है कि कहाँ गया, दे वर यूज टू मार्क बरियल साइट, ये बरियल साइट को मार्क करने के लिए कि यही जो बरियल साइट, यही जगह है जहाँ पर वो हमारे राजा को दफनाए हैं, तो उससे रिलेट करते थे। और ये कहाँ पर होता था, नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर में भी होता था और पठार में भी, जैसे साउथ इंडिया में नीचे की तरफ। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ बिगेन 3000 साल पहले। जो मेगालिथ का चक्कर था ये कब आया, 3000 साल पहले आया, कि मतलब ऐसे दिखाते थे कि ये हमारे जो बड़े बड़े पूर्वज हैं यहीं पर दफन हुए हैं। तो पत्थरों से वो लोग क्या करते थे, साइन बनाते थे कि अगर कोई खो जाता है, अगर बाद में कोई ढूंढना चाहता है कि हमारे राजा कहाँ पर दफन हुए हैं, तो इन जगह पर जाकर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ मेगालिथ को खोजा है, जैसे ये जो मेगालिथ दिख रहे हैं आपको किताबों में, ये वाले तो ये मेगालिथ ढूंढे गए हैं। बाकी जो मेगालिथ थे वो शायद अंडरग्राउंड हो गए, यानी कि धंस गए ज़मीन में। दे हैव आल्सो फाउंड अ सर्कल ऑफ स्टोन पाउडर, अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग इन द ग्राउंड, दिस एक्ट इंडिकेटर दैट देयर इज अ बरियल अंडर द ग्राउंड। कहीं पर पत्थर दिखाई देते हैं, अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर है कुछ इस तरीके से रखे होंगे, तो आप याद रखिएगा कि वो जरूर क्या होंगे, मेगालिथ बरियल साइट होंगे, जहाँ पर राजा या कोई बड़े इंसान को या बड़े लोगों को दफनाया गया होगा उस टाइम पे। किस टाइम पे, आर्यवर्त की जब इंडो आर्यंस आए थे इंडिया में, तब के लोग दफनाए गए होंगे। एक ये इसको जरूर देखा करिए, जुडियोनो को कह रहा है कि जो सिस्ट होता है एक तरह का मेगालिथ होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेगालिथ होता है, मतलब उसका डिज़ाइन थोड़ा अलग होता है।
तो बस ऐसे ही था ये। कॉमन फीचर्स ऑफ बरियल साइट, जो कॉमन फीचर थे मतलब जो खूबियाँ थी बरियल साइट की वो क्या थी। पहला तो यही था मेगालिथ, कि मेगालिथ का यूज़ करके, मेगा मतलब कि बड़े पत्थर का यूज़ करके बताते थे कि ये मार्क है बरियल साइट का, यानी कि यहाँ कोई दफनाया गया है जो बल्कि काफ़ी खास रहा होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आए आपके। ठीक है, तो क्या है, मेगालिथ वर यूज टू मार्क द बरियल साइट, मतलब बरियल साइट को दिखाने के लिए मेगालिथ का यूज़ किया जाता था पहले के समय में। कब, जब आर्यंस आए थे। द डेड वर बरीड विथ डिस्टिंक्टिव पॉट्स दैट आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर, यानी कि जो मतलब जब लोग मर जाते थे तो उनके पास क्या पॉट्स या सोना वगैरह छोड़ दिया जाता था उनके अगली दुनिया में जाने के लिए। टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन हैव बीन फाउंड इन द बरियल्स, यानी कि वही जब मैंने कहा कि जब लोग मर जाते थे तो उनके पास हथियार या सोना या खाना पीना जो भी होता था लोग छोड़ जाते थे, तो वो सब मिलता था जब आर्कियोलॉजिस्ट जब ढूंढे उसको, तो टूल्स वेपन्स हथियार ये सब मिले उस बरियल्स में। देवर स्केल्टन्स, देर आर स्केल्टन्स ऑफ हॉर्सेस एंड हॉर्स ऑफ इक्विपमेंट, यानी कि हथियार भी मिले और घोड़ों के अवशेष भी मिले। अवशेष यानी कि स्केल्टन मिले, मतलब कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन बरियल साइट में घोड़ों को भी दफना देते थे ताकि जब ये इंसान मरने के बाद दूसरी दुनिया में जाएगा तो इसको काम आएगा। ऑर्नामेंट ऑफ स्टोन एंड गोल्ड हैव आल्सो बीन फाउंड, वही गहने भी पाए जाते थे जो किसके बने हुए थे, पत्थर और सोने के बने हुए थे। ठीक है, अभी मैं दिखा रहा हूँ इस तरीके से ये जो बरियल साइट है। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। तो ये जो इस तरह के बरियल साइट थे, जैसे देखिए यहाँ पर सोना रखा हुआ है इसके साथ, जैसे कोई रहा होगा बड़े आदमी रहा होगा या हो सकता है किंग रहा हो। देखिए कितना सोना वगैरह रखा हुआ है, पॉट्स रखे हुए हैं, कई सारे हथियार रखे हुए हैं, मतलब लोग अपनी अपनी जो हो पाता था, जैसे गांव में 100-150 लोग रहते थे, 100-150 लोग अपना अपना सामान छोड़ के जाते थे। ठीक है, तो होता है बरियल साइट और मेगालिथ मतलब बड़े पत्थर। अब आते हैं सोशल डिफरेंस, यानी कि अंतर क्या था। कह रहा है कि दो तरह के डिफरेंस होते थे, एक होता था फैमिली बरियल्स, मतलब जहाँ परिवार को दफनाया जाता था, और एक होता था जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था। तो दोनों में डिफरेंस देखेंगे हम क्या क्या है। पहले देखते हैं कि ये डिफरेंस जो कि मतलब लोगों को दफनाया जाता था। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है कि एट अ ब्राह्मणगिरी, एक जगह है ब्राह्मणगिरी, वहाँ पर एक पत्थर स्केल्टन है, यानी कि एक अवशेष था जो कि दफनाया गया था 33 गोल्ड के साथ। सोचो 33 गोल्ड उस समय में। ठीक है, 2 स्टोन बीट्स थे, यानी कि 2 पत्थर थे, काफ़ी अच्छे थे होंगे। 4 कॉपर बैंगल्स थे, हाथ में पहनने वाले इस तरह के बैंगल नहीं होते हैं, देखो 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह के बैंगल्स थे पहनने वाले। ठीक है, कॉन्चवेल वाइल अदर्स स्केल्टन है ओनली फ्यू पॉट्स, जो अदर स्केल्टन थे मतलब ये जो इतना पाया गया यानी कि राजा का ही रहा होगा, उस समय के जो राजा थे लड़े थे उसके लिए, ट्राइब्स के लिए हो सकता है उसका दफनाया गया होता, इसीलिए इतना मिला। वहीं एक बगल में और था, कह रहा है कि वाइल अदर स्केल्टन है ओनली फ्यू पॉट्स, जो दूसरे स्केल्टन हो सकता है वो कॉमन पीपल का हो, ताकि वहाँ कुछ नहीं मिला, बस 1-2 पत्थर ही मिले और 1-2 का सोना ही मिला, लेकिन इसके पास काफ़ी मिला, तो मतलब बड़ा आदमी रहा होगा। दिस फाइंड क्लियरली इंडिकेट दैट सम पीपल माइट हैव बीन रिच यानी कि अमीर थे, वाइल अदर्स आर पुअर। उस समय भी लोग मतलब वही राजा और अमीरी की बात चलती थी, जब राजा मरता था तो उसके पास मेगालिथ रखे जाते थे, कई सारे सोना रखा था जाता, यहाँ तक कि घोड़े को भी दफना दिया जाता उसके साथ में। लेकिन जब गरीब मरता था तो बस 1-2 पत्थर ही उन लोग को मिलता था। सब माइट हैव बीन लीडर्स ऑफ देयर चीफ वेयरएस अदर्स फॉलोअर्स, मतलब जो ये था बड़ा आदमी, हो सकता है वो चीफ रहा उस गांव का या लीडर रहा हो, बाकी लोग तो ऐसे ही दफना दिए जाते थे, कुछ नहीं मिलता था उनको। वैसे ही मरने के बाद कौन ले जाता है, वैसे ही पड़ा रहता है। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ जगह ऐसे भी मिली जहाँ पर मतलब एक जगह से मतलब एक से ज़्यादा स्केल्टन पाए गए थे, मतलब एक स्केल्टन नहीं था उस गड्ढे में, उस बड़ी साइड में कई सारे स्केल्टन थे। ये चीज़ ये दिखाता है कि ये फैमिली बरियल्स था, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर कई सारे पूर्वज को दफनाया गया हो एक ही फैमिली का। जैसे होता है ना कि हम जैसे जब जाते हैं गांव के लोग एक ही ऐसे ही करते हैं, उनका एक अलग जगह होता है, जैसे जो गांव के बड़े लोग होते हैं उनका एक अलग जगह होता है दफनाने का। तब वो जब क्या कहते जब 1000 साल बाद उस जगह पे जाएंगे और ढूंढेंगे देखेंगे कई सारे कंकाल मिलेंगे, इसका मतलब कि वो फैमिली बरियल है। जब फैमिली के लोग मरते हैं तो वहीं पर जाकर लोग दफनाते हैं। तो एक द बॉडीज ऑफ दोज फैमिली मेम्बर्स हु डाइड लेटर वर बॉट इन द बरियल थ्रू द पॉट ऑफ फोर्स, फोटोज वर यूज्ड एन इंटरेस्ट फॉर ब्रिंगिंग दोज बॉडीज इन द बरियल हु डिड लाइट लेटर, मतलब लोग दफनाते गए उस जगह पे। 100 साल बाद कोई मरा उसको दफनाए, फिर उसके बाद मिट्टी डाल दिए, फिर वो बरियल हो गया, फिर गड्ढा खोदे, फिर कोई मरा तो उसको दफना दिए, तो मतलब एक ही जगह पे दफनाते थे। लेकिन ये जो लोग राजा होते थे उनका एक अलग जगह होता था जहाँ पर मेगालिथ पत्थर रखे जाते हैं दिखाने के लिए कि हाँ ये बड़े इंसान हैं जो जिसको दफनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है पीपल रिकॉग्नाइज देयर फैमिली बरियल साइट वेन एवर रिक्वायर थ्रू स्टोन सर्कल ऑफ बोल्डर दैट वर प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ बरियल्स, मतलब जो कॉमन लोग थे उनके पास सिंपल से यही बातें कहता है टॉपिक कि जो कॉमन पीपल थे यानी कि जो गरीब लोग थे उनके पास कोई मतलब बहुत ज़्यादा
चीज़ें नहीं पाई जाती थी उस बरियल साइट में, यानी कि उनके गड्ढे में जहाँ वो लोग मारे हुए हैं। लेकिन वही जो राजा रहता था, यानी कि जो लीडर रहता है, यानी कि जो चीफ रहता था उस गांव का या ट्राइब्स का, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सम्मान प्रकट किया गया है उस चीज़ के लिए। और तीसरा आता है फैमिली बरियल स्पॉट, जहाँ पे फैमिली के लोगों को दफनाया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर आज का। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।